बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिल में अपने इक़्तिदार के हवाले से क्या वहम बैठ गया है? इस्तिखारा की रिपोर्ट कब तक आएगी? और वो अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहते हैं तो ये लड़ाई किस हद तक आगे जाएगी, इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे ये रिपोर्ट कहाँ से आ रही है कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चाहते हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ ने सुना है कोई पॉलिसी बदल ली अपनी, और क्या नून लीग जो है पीटीआई के जो लोग छोड़कर आएंगे उनको अरकान असम्बली को क्या आइंदा टिकट देने का वादा करेगी तो किन लोगों से करेगी, और कितने लोग ऐसे हैं जो पीटीआई को छोड़कर नून लीग में इस वक्त शामिल होना चाहते हैं या रिज़ाइन करना चाहते हैं। जो भी प्लान बनता है पीडीएम का उसके हवाले से, और फिर क्या पीटीएम किस बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है, ये मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक थोड़ी सी अच्छी खबर है उन बरतरफ मुलाजमीन के लिए जो मिस्टर जस्टिस मशीर आलम वाले बेंच के फ़ैसले की रोशनी में हज़ारों जो लोग थे वो बरतरफ हो गए थे। वो आपको याद होगा कि जो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का एक कानून था मजरिया 2010 पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो मिस्टर जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में कायम बेंच ने वो कलदम कर दिया था कानून ही, और तमाम लोग बेचारे जो थे बहाल हुए थे उस कानून के तहत, वो दोबारा फिर बेरोज़गार हो गए। जो रिटायर नहीं हुए थे उनसे कहा जनाब उनसे मरात और तनख्वाहें वापस लें, और जो रिटायर हो गए वो पैसे ले गए तो खैर। इस तरह की कोई जजमेंट थी, तो उस पर ख़ुद बड़ा शोर मच गया था। ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ का मामला था, तो हुकूमत भी मजबूर हुई उस पर कि हुकूमत ने ख़ुद नज़रसानी की दरख्वास्त उसमें दायर की थी, और उसके लिए अब एक बेंच बन गया है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, क्योंकि मिस्टर जस्टिस मशीर आलम जो हैं वो रिटायर हो गए। तो और उन्होंने 120 दिन शायद वो अपना फ़ैसला महफूज रखा था, और रिटायरमेंट वाले दिन वो सुना के इतने लोगों को बेरोज़गार करके घर चले गए। तो अब मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल एक बेंच है जो 11 नवंबर से इस केस की समाअत करेगा। मुझे इस बेंच से इसलिए उम्मीद है कुछ कि एक तो पहली बात यह है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो हुकूमत ने डाली है, और दूसरा वे ये कि उसमें जो बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं उन्होंने कहा, और फिर दूसरा ये पार्लियामेंट का मंजूर करदा कानून था। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप मुराद वापस करें, दूसरी तरफ जो रिटायरमेंट ले गए हैं लोग उनको कहते हैं कि जनाब खैर है वो कर गए तो खैर है। वो कहते हैं जनाब उन्होंने मेहनत की थी कुछ अर्सा, तो ये भी तो मेहनत ही कर रहे थे इस तरह का। और ये कहते हैं कि जनाब ये चंद अफराद को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया कानून है। जो NRO वाला केस था उसमें भी वही जजमेंट है, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वाले की जजमेंट उसी तरह की ये इन्होंने बनाई थी। लेकिन वो लग ये रहा है, कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि अच्छी खबर होगी उन मुलाजमीन के लिए जो जस्टिस मशीर आलम वाली जजमेंट्स के नतीजा में घर चले गए थे। वो असल में ये हुआ था ना कि वो जो पीपल्स पार्टी के दौर के भर्ती किए हुए लोग थे ख़ास तौर पर, वो मुशर्रफ ने निकाल दिए, फिर बाद में कुछ नवाज शरीफ ने निकाल दिए। इन्होंने फिर उसमें जब ये हुकूमत में आए हैं तो 2010 में एक कानून बनाया था, उन तमाम लोगों को माजी से बहाल कर दिया था, उनको कोई मराहत भी दे दी थी, उनकी तनख्वाहें भी, और उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो भी बहाल हो गई थी। तो बहरहाल वो उससे फिर इन्होंने वो कानून ही हटा दिया मशीर आलम साहब ने, और फिर अब नया बेंच जो बना है जो उसमें कानूनी सुकम है उनकी निशानदेही हुकूमत ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में की है। लोग ख़ुद भी नज़रसानी में आए, बहरहाल ये बेंच बन गया, और तेज़ी से लगता है मुझे कि इसकी समाअत होगी और वो लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं कि पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये किस के एजेंडे पर, किस बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है, ये भाई मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो ये फरमा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका जनाब ये जो पीडीएम की जमातें हैं ये फेडरेशन के ख़िलाफ़ है, वफाक के ख़िलाफ़ हैं जमातें, और ये किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जहाँ से बैरूनी एजेंडे से मुराद तो यही होता है ना जो दुश्मन हमारे
दुश्मन ममालिक हैं, जब हमारे हमसाये बैठे हुए हैं, कुछ बड़ी दूर बैठे हुए हैं, अगर उनकी तरफ के उनके एजेंडे पर, यही हो सकता है ना कि दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर ही काम करना है ना, यही मतलब होगा ना बैरूनी एजेंडे से। और क्या हम रात कोई बैरूनी एजेंडा अच्छे काम के लिए तो ना वो इसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ये फेडरेशन वफाक के ख़िलाफ़ हैं। वो आपके साथ अगर जमातें हों, लसानी बुनियाद पर बनी हुई जमातें, वो ओके ठीक है, और सिंध कॉम्प्रस जमातें आपके साथ हों फिर ठीक है। लेकिन ये कौमी जमातें अगर हैं, वो मौलाना फजल रहमान की जमात और फिर मुस्लिम लीग नून, और फिर अब चलो वो पीपल्स पार्टी निकल गई है, वो भी एक कौमी जमात ही है ना। तो आप कह रहे हैं जनाब ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये वही हरकतें हो रही हैं जो 70 की दहाई में, बल्कि उससे भी पहले जो मशरक़ी पाकिस्तान में ये बातें की जा रही थी जनाब, वो अवामी लीग पता नहीं वो पाकिस्तान दुश्मन बन गई है और क्या हो गया वो हो गया। जब हकूक़ नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है मैदान में आएंगे, लड़ेंगे अपने हक़ के लिए, तो फिर उनको जो मर्ज़ी कह लें। और सारी रिपोर्टें शपोर्टें जो होती हैं, उस वक्त भी सारी रिपोर्टें वगैरह गलत हो गई थी। ख्याल ये था कि जमात इस्लामी वाले शायद 20-25 सीटें ले जाएंगे मशरक़ी पाकिस्तान से, जो इनका प्लान था। और फिर जो उनका था क्यूम लीग, उसका कोई फ़ायदा, ये कोई गड़बड़ करना चाह रहे थे, वो बहरहाल नहीं प्लान कामयाब हो सका। और ये देखें ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इस पे कितना उन्होंने हर्जा सराई की आपके वज़ीर इत्तलाआत ने कि जनाब फ़ॉरेन फंडिंग, भारत की मदद, व्हाट्सएप ग्रुप भारत से वगैरह वगैरह। अब वो जो है वो इजाज़त दे दिए काबीना ने। मैंने कल ही बता दिया था जनाब इजाज़त होगी, क्योंकि उस वक्त तक अक्सरियत जो है वो साइन कर चुकी थी, सर्कुलेट हुई थी समरी। तो 2-3 वज़रा उसमें आपके फवाद चौधरी साहब, असद उमर, शीरी मदारी वगैरह जो है, उन्होंने इख्तलाफ तो नहीं किया समरी से, उस पर TLP से पाबंदी हटाने के हवाले से, ATA वाली, लेकिन उन्होंने कहा ये इसको काबीना का इजलास बुलाया जाए, दू बात हो सारे सामने बैठे। लेकिन वो काम ख़त्म हो गया क्योंकि अक्सरियत ने मंजूरी दे दी। तो इनको बस इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, करवा दिया। अब TLP भी मुँह पे वतन हो गई, उसके जो बैरूनी राब्ते थे ख़त्म हो गए, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुश्किल में थी। अब PDM जो है वो बैरूनी एजेंडे पे चली गई है। वो बैरूनी एजेंडा भाई जी बता दें क्या है। ज़ाहिर है आप हुकूमत में हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास रिपोर्टें होगी कि वो बैरूनी एजेंडा क्या है। बैरूनी एजेंडा अफ़गानिस्तान से है, अफ़गानिस्तान के वालों के साथ आपको बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तहरीके तालिबान से आया है, पाकिस्तान वालों से, उनको तो आप रहा करने जा रहे हैं। इंडिया से आया है, इंडिया के साथ तो आपके बड़े अच्छे मुरासम रहे, बल्कि वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसने तो मंजूरी दे दी थी अभी पिछले 2-3 माह पहले कि जनाब आप इंडिया से चीनी दरामद कर लें और पता नहीं क्या दरामद कर लें, कपास, 2-3 चीज़ें। तो भाई ये तो आपका सारा मसला है, बताएं। हम तो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीछे थे और कौन लोग हैं जिनके एजेंडे पे ये काम कर रही है PDM। अल्लाह का खौफ करे। पहले ही बड़े मुश्किल हालात में है पाकिस्तान, पहले ही बड़ी नफ़रतें हैं और आप एक नए चक्कर में डालना चाह रहे हैं कौम को। अब उनको भी फेडरेशन मुखालफ बना दिया आपने, PDM को भी। अच्छा, अब आते हैं हम जनाब वज़ीर आज़म साहब की तरफ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके दिल में क्या वहम बैठ गया है, वो क्या मसला क्या हो गया उनके साथ। वो जनाब रिपोर्टें ये हैं कि वज़ीर आज़म साहब को ये कहा जा रहा है, कोई अपने बंदा को कह रहे होना ना, समझा करो ना, कि जनाब देखें ये 6 अक्टूबर से मामला जो हैं वे बिगड़ते जा रहे हैं। 6 अक्टूबर जब वो मामला हुआ था DGISI के तकर्रर वाला मामला, जब नोटिफिकेशन ISPR ने जारी कर दिया था प्रेस रिलीज, तो उस वक्त से जो मामला है वो कहते 6 अक्टूबर से मामला ख़राब होने शुरू हो गए, TLP आ गई, फलां हो गया, ये हो गया। और फिर जब नोटिफिकेशन हो गया तो TLP के साथ माहदा भी हो गया वगैरह हम। और फिर अचानक खान साहब कह रहे हैं ये PDM अचानक क्यों मतहरक हो गई है। मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, ये सारे बाहर क्यों निकल आए हैं
और वो उन्होंने कहीं कहा है कि जनाब ये ISI तो इनके पीछे नहीं है, तो फिर कौन है इनके पीछे? वो ये फूकते फिर रहे हैं, अंदाज़े लगाते फिर रहे हैं। उनका ख्याल है कि शायद कोई ISI से भी बड़ा मुख्तरा का जो शख्स है या शख्सियत है वो इनके पीछे है, और वो जनाब मेरी हुकूमत को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और मुझे घर भेजना चाह रहे हैं, मेरे गिरद घेरा तंग हो रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि PDM तो भाई पहले से मुतहर्रिक थी। वो कहते नहीं अचानक मुतहर्रिक हो गई है। और आपके वज़ीर तो कह रहे हैं सर्दियों का जनाब ये होता है, सर्दियों में ये मौसम होता है, सर्दियों में लोग बाहर आते जाते रहते हैं, इनको इसमें क्या फ़िक्र है, ऐसा क्या फ़ाक़ा है। और लेकिन खान साहब जो हैं वो एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये इत्तला जो है, जो ख़बर है, ये ख़बर ऐवान वज़ीर-ए-आज़म की नहीं है, जब वज़ीर-ए-आज़म हो उसकी नहीं है, बल्कि ये रावलपिंडी की ख़बर है। रावलपिंडी में ये रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब कोई लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं हारते जाना ही हाँ, लेकिन लड़के जैसे वो खेल में होता है कि लड़के जनाब वो कह रहे हैं पिंडी वाले कि जनाब हम तो कोई लड़ाई छेड़ के नहीं बैठे हुए, खान साहब को ऐसी गलतफहमी है। अगर गलतफहमी है तो फिर उन्होंने उसका तोड़ कर लिया हुआ है कि जनाब अगर ये करेंगे, जैसे वो मैंने जिक्र किया था कि जब परवेज़ मुशर्रफ वाला त्यारे वाला मामला था तो फिर वो वही पता चला कि वो जनरल महमूद को जो है वो सारी कुछ ब्रीफिंग दे गए हुए थे, और शाहिद अजीज़ साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो वो जनाब इसी तरह का मामला है, कोई अंदर खाते है कि अगर खान साहब इस हद से आगे जाएंगे तो फिर कुछ किया जाएगा। और ख़ान साहब शायद इस्तिखारा वगैरह कर रहे हैं या क्या, कोई रूहानी जो भी हो रहा है, और कह रहे हैं कि इस्तिखारा जो है वो 18-19 तक वो उसका पता चल जाएगा, और फिर जो सारी बातें जो है ना वो 20 नवंबर के बाद, वो मैंने पहले भी कहा था, डीकोड होंगी। और लेकिन ख़ान साहब की जो प्लानिंग है वो उससे या जो प्लान कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं उस बाबत रावलपिंडी में भी एक जवाबी रिपोर्ट तैयार है। इसीलिए कुछ मशहूर जो हमारे साफ़ी हैं वो टीवी पे बैठ के भी, एक साहब ने तो कह दिया कि ख़ान साहब जो हैं वो आर्मी में एक बड़ी तब्दीली चाहते हैं। अब ज़ाहिर है वो अगर ये रिपोर्ट रावलपिंडी से आई है, और मैंने कहा है कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिपोर्ट नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिपोर्ट सिर्फ ये है कि 6 अक्टूबर के बाद मामला क्यों ख़राब हुए, PDM क्यों मुतहर्रिक हो गई, और ये मौलवी जो तहरीक लब्बैक वाले हैं ये बाहर क्यों निकले, इनको रोकने के लिए रेंजर्स भी बुलाई गई, लेकिन रेंजर्स वाले भी जो हैं वो उन्होंने वो एक्ट नहीं किया, वो किसके कहने पे नहीं किया। ख़ान साहब इस तरह के सवालात जो है वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिपोर्टें पता नहीं क्या होती हैं। और फिर ख़ान साहब को ये भी पता है, उन्होंने तो इनके बलबूते पर बैठकर हुकूमत की है, यानी आए हैं हुकूमत में और 1 पेज पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दस्तखत करते रहे। तो ये अभी जो मामला चलते हैं सियासत में मुदाखलत के, ये कोई अब का नहीं है। नैब वाला जो इशू है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आजकल में एक इंटरव्यू आया था ISI और MI के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर गजनफर साहब का, तो उन्होंने 1995-96 से लेके नैब तक, मुशर्रफ के दौर पर बेनज़ीर से NRO तक की तकरीबन तमाम बातें बताई हैं। वो कहते हैं कि जनाब काफली कैसे बनी, वो बता रहे हैं कि जनाब वो नैब वाले जो है उनको इस्तेमाल किया गया, और वो नून लीग वाले जो थे नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद हमसे रब्ते कर रहे थे, शेख रशीद भी कर रहा था, ताहर सादक मेजर जो है वो भी कर रहा था, परवेज़ इलाही भी कर रहा था, हुमायूं अख्तर भी कर रहा था, शेख रशीद भी हमारे पास आ गया था। और फिर हमने वो नैब के ज़रिए ये बनाई काफली। वो कहते हैं कि एक दिन जो नैब वाले हैं वो चोर शजात के घर पहुंच गए, उनका जी थोड़ा घर ठीक नहीं बनया है, असी ज़रा नापना, तुसी ज़्यादा जगह घेरी हुई है, थोड़े बाथरूम चेक करने हैं। तो वो कहते हैं वो शजात साहब ने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं लाहौर में था उन दिनों, तो फिर वो मैंने बताया ऊपर DG को, तो DG ने फिर
कर करा के, वो शायद जनरल नदीम ताज उनके थे हेड डीजी, तो उनको उन्होंने बताया तू ब्रिगेडियर इश्तियाक वो कहते थे लाहौर में नैब के करता धरता थे, उन्होंने किया था, तो फिर वो उन्होंने वापस बुला ली। फिर ये हमारे साथ मिल गए और फिर जनाब हमने काफ लीग बना दी। जनरल अमजद जो थे वो नैब के पहले चेयरमैन, वो ज़रा सख्त किस्म के आदमी थे, फिर उनको हटा के खालिद मकबूल को बना दिया गया। बेनज़ीर का नहरों की बात कर रहे हैं वो, कि बेनज़ीर ने शर्त रखी कि पहले उनको रहा करें आसफ़ अली ज़रदारी को, फिर जनाब वो कहते हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी को हमने रहा करवाया। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की माजी जो इनकी तारीख़ है ISI की, IGI से लेके, और फिर जो कौमी इत्तेहाद बना था 77 वाला, वो सारी चीज़ें अगर जमा तफरीक करें तो इनके किरदार से वो वाक़फ़ हैं। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि ये ISI नहीं है इसके पीछे, ये जो हो रहा है इस वक्त मुल्क के हालात हैं, एकदम वो कहते हैं सारा कुछ क्यों हो गया, एकदम लब्बैक वाले बाहर आ गए, एकदम PDM मुतहर्रिक होगी, एकदम महंगाई ऊपर चल गई, एकदम माफियाज मुतहर्रिक हो गए। ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि इसके पीछे ISI, वो उनका ख्याल है। ज़ाहिर है ISI के जो मौजूदा चीफ हैं उन्होंने बताया होगा भाई जी ऐसे नहीं इन्होंने पीछे, वो समझ रहे हैं कि इनके पीछे कोई और है, वो है जो ISI का भी बास है। ये उनका ख्याल है, हो सकता है कि हो ऐसा, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, बस ये एक मसला है और तो कोई। खान साहब एमी दिल पे लेके बैठे हुए अपनी रूहानी ताकतों के ज़रिए या तवीज़ गन्नों के ज़रिए शायद वो, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब वो हम पे तो असर ही नहीं करते, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। बर अल्लाह बेहतर करेगा, हालात जो भी होंगे, जमहूरियत डीरेल ना हो, बस जमहूरियत के मुताबिक काम चलता रहे। और फिर जो एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कुछ लचक दिखाने के लिए तैयार हो गए। वो लचक क्या है, पहले आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी मार्च अप्रैल में तहरीक जब PDM की अरूज पर थी और फिर उन्होंने कुछ गेन भी किया था सेनेटर इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन जितने भी थे सारे वो एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करते थे। इवन जब डस्का वाला इलेक्शन हुआ तब भी पीपल्स पार्टी वालों ने सपोर्ट किया था नून लीग की जो खातून अब MNA हैं उनको। तो उस वक्त ये खबरें थी कि PTI के कुछ लोग जो हैं ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के या इलेक्टेबल्स, वो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है या इस्तीफ़े देने का मामला आता है, उस वक्त तो इस्तीफ़ों का भी बड़ा गर्म था ना माहौल, के इस्तीफ़े दे देंगे, ऐलान भी हो रहे थे, इस्तीफ़े जमा भी करवा दिए थे। इवन पीपल्स पार्टी वालों ने भी अपने जो अरकान थे अपने लीडरान के पास इस्तीफ़े जमा करवा दिए थे। तो वो कुछ लोग उधर से भी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हो गए थे, और लेकिन इनकी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही थी कि हम आपको टिकट दे देंगे आइंदा। वो लोटे छोटे वाला काम जो था ना वो उसमें एक लगा हुआ था। अब ये पता ये चला है कि कोई 12 से 14 अरकान जो हैं ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर PDM के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं, उनके अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट भी दे सकते हैं, लेकिन वो उनकी शर्त यही है, उनके ज़ाहिर सियासी बंदों का दिल होता है कि जनाब वो इलेक्शन लड़ें और जीतें और फिर इक़्तिदार में आएँ, हुकूमत के साथ आएँ। तो वो कुछ लोग ऐसे जो है, मैंने 12 से 14 ये कहा है, मुझे बताया गया है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे इलाके, ऐसे हलके यहाँ नून लीग को कोई सीट नहीं मिली। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ, अब आप इससे अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि फ़र्ज़ करें जंग है, ज़िला जंग, वहाँ 5 MNAs हैं, एक भी सीट वहाँ नून लीग नहीं जीती। अगर वो बंदे या उस तरह के दीगर ज़िला के लोग नून लीग के साथ आ जाते हैं तो फिर नून लीग उन लोगों को, जहाँ से नून लीग बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई है उन्होंने, वहाँ वो उन लोगों को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने जो अपने साबिक टिकट होल्डर्स हैं उनको कह सकते हैं। और कुछ ऐसे हलके हैं
यहाँ नून लीग के उम्मीदवार ही नहीं थे। अगर वो लोग पीटीआई छोड़कर नून लीग में आते हैं तो उन्हें भी टिकट देने का वादा किया जा सकता है। ये लचक दिखाई है नवाज शरीफ ने। और फिर एक कहते हैं कि एक लंबी लाइन है जो वफादारियाँ बदलना चाहती है, या वो कहते हैं जब असी वफादार थोड़ी सी, असी मजबूरन उधर चले गए सी, हुण हालात ठीक हो गए ने जो हमें मजबूर कर रहे थे वफादारियाँ बदलने पर, वो अब राह रास्त पर आ गए हैं। हमें अब उस तरह का ख़तरा नहीं है, तो इसलिए जो हम जो हैं अपने वापस आना चाहते हैं अपने घर में। इस तरह की बातें हो रहे हैं। वो मैंने बता ही दिया कि कैसे काम करते थे माजी में, नैब को कैसे इस्तेमाल किया, अब भी नैब को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और कैसे वो जो अपने गिरफ्त में रखा है उन्होंने नैब के चेयरमैन को ऑर्डिनेंस जारी करके, और फिर वो ये जो काले कानून है, प्रेस को काबू कर लो, नैब को काबू कर लो, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काबू कर लो, और इलेक्शन कमीशन को काबू कर लो, ये सारे कानून जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो उस मुश्तरका इजलास हो रहा है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जनाब अब अदलिया सो मोटो ले, डस्का वाले जो इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट आ गई है इलेक्शन कमीशन की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बादशाह आदमी हैं, वो समझते हैं कि सब उनकी तरह मुहब्बे वतन और नेक नीयत हैं। वो क्यों लेगी जो सुप्रीम कोर्ट है, सो मोटो क्यों लेगी, आपके कहने पे क्यों लेना है उन्होंने, वो तो ख़ास एक मकसद के लिए। और वैसे भी वो कह देंगे जनाब हम क्यों सो मोटो लें, वो तो पहले ही इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करवाई है, उसके पास इख्तियार है कार्रवाई का, वो अपनी रिकमेंडेशन भेज सकती है हुकूमत को कि मुतल्लिक़ा अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। वो बात तो अफसरों से आगे की है, अफसरों को इस्तेमाल किसने किया है, ये बात है, ये बात सोचने वाली है कि अफसरों को इस्तेमाल किसने किया है। अगर पिटीशन चले जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट, सो मोटो की तो बात अलग है, तो वो यही कहेंगे जनाब मतबादल रेमडी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, तो हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में क्यों मुदाखलत करें। वो इलेक्शन कमीशन तो अफसरों के हद तक रहेगा, वो उस हद तक तो नहीं जाएगा ना उनको मिलने हैं वो कौन थे कौन नहीं थे। वो तो वैसे ऐसे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी कि अकामा में से बगैर तनख्वाह के पनामा में से कैसे अकामा निकलता है, उस तरह नहीं होना। अब्बासी साहब, ये आप अपनी जो हुब्बुल वतनी और नेक नीति जो है वो अपने पास ही रखें। ये बहरहाल आपका मुतालबा अगर है तो है, ठीक है, लेकिन वो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, बस शोर है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।